जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज 2 अक्टूबर को आप इन दो महापुरुषों को जरूर याद करते होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री। तो महात्मा गांधी जी की मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर आज विशेष फोकस किया जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री और बड़े ही ऐतिहासिक प्रधानमंत्री रहे। इनके प्रधानमंत्री काल में देश के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट आए और उन्होंने इस संकट को बड़ी चतुराई के साथ सामना किया। बड़े सच्चे और ईमानदार प्रधानमंत्री थे। आज इनकी पूरी कहानी जानेंगे, किस तरह ये धोती में रहते थे और किस तरह इन्होंने अपना सादगीपूर्ण जीवन जिया और प्रधानमंत्री रहते हुए भी लोन पे कार ली। ऐसे महान प्रधानमंत्री की आज पूरी कहानी आपको बताना जा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी के पास मुगल सराय, जिसका आज वर्तमान में नाम दीनदयाल उपाध्याय है। इनके पिताजी एक सरकारी स्कूल टीचर थे, प्राथमिक स्कूल के टीचर थे, जिनका नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। क्या? श्रीवास्तव। शास्त्री इन्होंने बाद में शास्त्री की उपाधि ली, तब इनका नाम लाल बहादुर शास्त्री पड़ा, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, इनकी माताजी का नाम राम दुलारी था। इनके पिताजी का निधन जब लाल बहादुर शास्त्री की उम्र मात्र 1.5 वर्ष की थी, तभी इनके पिताजी का निधन हो गया था। तो निधन होने के बाद इनकी माताजी अपने मायके चली गई, यानी लाल बहादुर शास्त्री अपने नाना जी के पास चले गए। इनके नाना जी का नाम हजारी लाल प्रसाद था। इसके बाद फिर इनके नाना जी का भी निधन हो जाने के बाद ये फिर अपने मौसा के पास चले गए, रघुनाथ प्रसाद जी के पास, जो कि मिर्जापुर में रहते थे। वहीं से फिर इन्होंने अपनी प्राथमिक स्कूल शिक्षा प्राप्त की। माय डियर फ्रेंड्स, इनकी जो स्कूली शिक्षा है वो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी मेहनती है और काफ़ी संघर्षपूर्ण है। ये पहले क्या, स्कूल वगैरह बहुत कम होते थे और 2-3-4-6 गांव के बीच में एक स्कूल होता था। तो बीच में क्या, गंगा नदी थी, तो ये इनके पास नाव को किराया देने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। तो ये गंगा नदी को तैर कर पार करते थे, अपनी शर्ट को खोल लेते थे और कुछ किताब वगैरह सर पे बांध के और नीचे इनका तैर कर जाते थे। पेंट वगैरह गीला हो जाता था। स्कूल में कई बार डांट भी मिलती थी, भाई कैसे आते हो तुम, ऊपर का कपड़ा तो सूखा है, नीचे का गीला है, इस तरह। तो इतना संघर्ष में इन्होंने पढ़ाई भी की। फिर एक दिन इनकी स्कूल की कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। एक दिन क्या हुआ कि भाई स्कूल में कोई फंक्शन था, तो टीचर लोगों ने बोला कि आज कुछ चीफ गेस्ट आ रहे हैं, आप सभी लोगों को बढ़िया वेल मेंटेन होके आना है, ड्रेसिंग वगैरह तेल वेल लगा के सर में अच्छे से वेल मेंटेन होकर आपको आना है। अब क्या, तेल लगाने की बात कही तो लाल बहादुर शास्त्री के पास में घर पे जब इन्होंने पूछा कि आज मुझे अच्छे से जाना है, तो कपड़े वगैरह तो उन्होंने बढ़िया धुल के रेडी हो गए। लेकिन जब तेल लगाने की बात आई तो घर पे तेल तो था नहीं और स्कूल जाना इनको ज़रूरी था, क्योंकि अगली क्लास में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक इनको समझना था। लेकिन अब क्या करें, तो टीचर की बात को भी रखना। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अपने सिर को बाल कटवा दिए, मुंडन करवा लिया और चले गए। तो टीचर की बात भी रह गई और इनका भी काम हो गया। तो ऐसे संघर्ष में इन्होंने पढ़ाई की। बड़े ही सात्विक और ईमानदार थे। ईमानदारी से अब कभी भी इन्होंने समझौता नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर ये बचपन से ही आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना चाहते थे और देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान इन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया। ये बचपन से ही गांधी जी से प्रभावित थे और इन्होंने 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया। और फिर इनको कम समय में ही, मतलब छोटी उम्र में ही, मात्र 17 वर्ष की अवस्था में जेल हो गई थी। फिर जब जेल हो जाने के बाद जब अंग्रेजों ने पूछा कि भाई तुम्हारी, अंग्रेजी पुलिस ने जब पूछा कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी है, तो 17 वर्ष थी उस समय। तो कम बालिग होने के कारण इनको छोड़ दिया गया, यानी कि ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं थे। 18 साल से ऊपर इनको जेल में नहीं रख सकते थे। तो पुलिस ने 2-4 डंडे लगा के इनको छोड़ दिया कि जाओ अभी आप, ठीक है। ये पूरी तरह से असहयोग आंदोलन में अपने आप को भागीदार कर रहे थे। लेकिन बाद में इनको बताया कि भाई आज़ादी की लड़ाई अपनी जगह है, तुम अपनी पढ़ाई पहले कंप्लीट करो, फिर बाद में आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान करना। फिर बाद में इन्होंने अपनी वापिस से पढ़ाई जारी की और फिर ये इनकी प्रारंभिक जो विद्या है तो हरिश्चंद्र विद्यालय में हुई थी। फिर बाद में ये वाराणसी में काशी विद्यापीठ में अपना बीए ग्रेजुएशन किया और बीए करने के बाद संस्कृत से बीए किया। तो संस्कृत से बीए करने के बाद शास्त्री लग जाती है और फिर इस शास्त्री को इन्होंने अपने नाम के टाइटल के पीछे हमेशा के लिए जोड़ दिया। तभी से ये श्रीवास्तव से हट के लाल बहादुर शास्त्री हो गया, जिनको आज शास्त्री जी के नाम से भी जाना जाता है। माय डियर फ्रेंड्स,
इसके बाद फिर उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई करने के बाद फिर ये अब राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए थे और देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया था। फिर इनकी 1928 में विवाह हो गया। 1928 में गणेश प्रसाद जी की बेटी ललिता जी के साथ इनका विवाह हो गया। कब? 1928 में। विवाह होने के बाद इनसे 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र में से अनिल और सुनील आज भी हैं। हरिकृष्ण और अशोक स्वर्गवास हो गया इनका, लेकिन अनिल और सुनील आज भी है। अनिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और सुनील बीजेपी के नेता है। इसके बाद इनका राजनीतिक जीवन बड़ा ही अच्छा रहा। फिर इनकी नेहरू जी से नजदीकियां बढ़ गई। फिर धीरे धीरे इनका कांग्रेस में कद बढ़ता ही चला गया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और उसमें नारा दिया, करो या मरो। फिर बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने अगले दिन 9 अगस्त 1942 को ये नारा दिया कि मरो नहीं मारो। मारो, उन्होंने मारो में उसको तब्दील कर दिया बड़ी चतुराई के साथ में। 11 दिन तक ये आंदोलन चला और फिर इसमें क्या है कि 19 अगस्त 1942 को ये लाल बहादुर शास्त्री अरेस्ट हो गए। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। फिर 9 साल तक ये जेल में बिताए। 9 साल की जेल के दौरान के भी इनके बड़े अच्छे किस्से हैं। कितना सात्विक जीवन और कितना ईमानदारीपूर्ण जीवन है, सुनिए। जेल के दौरान इनकी पत्नी, इनको क्या आम पसंद थे। एक दिन इनकी पत्नी मिलने आई और बोला कि आम पसंद है, मैं अपने पति के लिए आम ले जाती हूँ। और ये आम बड़े छुपाते छुपाते ले गए, साड़ी के पल्लू से ढकते हुए आम ले गए। जब जैसे ही वहाँ पर इनके सामने प्रेजेंट किए, लाल बहादुर शास्त्री के सामने बोले मैं आपके लिए आम लेके आई। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला आपने पुलिस को बताया क्या? बोला नहीं, मैं तो ये छिपा के लाया क्योंकि ये अलाउ नहीं करते। तो वही लाल बहादुर शास्त्री ने पुलिस जेलर बोला, जेलर साहब इधर आइए, जेलर साहब इधर आइए, मेरी पत्नी आपसे फ्रॉड कर रही है और आप कैसे चेक कर रहे हैं। पुलिस पे भी प्रश्न खड़े कर दिए। तो ऐसे आदमी था। उनकी पत्नी भी सोच रही थी कैसा आदमी, मैं इनके लिए आम लेके आया, मेरी शिकायत कर रहे। और जेलर साहब भी बोल रहे थे यार खा तो लेते चुपचाप। तो ऐसा ईमानदारी का उन्होंने परिचय दिया। इसके बाद में जब वो जेल में थे तो जेल के दौरान उस समय क्या स्वतंत्रता सेनानी बड़े काम करते थे, बीच बीच में जेल में भी उनको जाना पड़ता था। तो उस दरमियान उनके परिवार का केयर कौन करे, इसलिए लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी बना रखी थी, जो कि बड़े अच्छे से चल रही थी और उस पर लोग काम करते थे। उसमें क्या होता था, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, वो जो कोई भी सेनानी अगर जेल में चला गया तो उसके परिवार का ख्याल रखने के लिए उस परिवार को एक निर्धारित राशि दी जाती थी उस घर परिवार का खर्च चलाने के लिए। तो यही सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी शास्त्री जी को परिवार को भी देती थी। कितना? 50 रुपये देती थी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने परिवार के लिए पत्र लिखा अपनी पत्नी के नाम पे कि भाई मैं जेल में ठीक ठाक हूँ, आप लोगों का कैसा काम चल रहा है, आप लोगों को सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी से पेंशन या पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, घर का राशन पानी आ पा रहा कि नहीं आ पा रहा, कैसे क्या। तो ऐसी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने लेटर लिखा। तो फिर उनकी पत्नी ने रिप्लाई में बोला कि घर का काम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, 50 रुपये वहाँ से टाइम से मिलते हैं और उस 50 रुपये में मैं पूरा काम अच्छे से चला लेती हूँ और साथ में 10 रुपये बचा भी लेती हूँ। ऐसे लेटर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को पोस्ट किया। जैसे ही लेटर लाल बहादुर शास्त्री ने पढ़ा, बोला कि 40 रुपये में मेरे घर का काम चल रहा है तो 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लूँ। तो फिर उन्होंने तुरंत सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी को एक पत्र लिख डाला कि बोला कि हमारे घर का खर्चा मात्र 40 रुपये में चल रहा है, आप 10 रुपये किसी और परिवार को या अपनी सोसाइटी में इसको बटाइए। तो ऐसे ईमानदारी का परिचय दिया। ठीक है फ्रेंड। तो फिर वो पत्र लिखने के बाद उनकी 40 रुपये उनको मिलने लगे। इसके बाद फिर जब वो जेल से रिहा हो गए, देश को आज़ादी भी मिल गई। इसके बाद तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। उसमें कई अलग अलग मंत्रालय उनको बीच बीच में मिलते रहे, अलग अलग पद से मंत्री रहे, विदेश मंत्री भी रहे और गृह मंत्री भी रहे। ऐसे उनका कार्यकाल राजनीतिक जीवन अच्छा चलता रहा। लेकिन आपको रेल मंत्री बनने का एक किस्सा सुना देते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो एक पर्यटन मंत्री रहे थे, तब उस समय उन्होंने महिला कंडक्टर की भी शुरुआत कर दी थी माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा रेल मंत्री का उनका किस्सा सुनाते हैं। रेल मंत्री के बनने के बाद एक जगह उनका भाषण था, तो वहाँ पर उनकी माताजी भी आई हुई थी। तो लोग बोल रहे हैं कि आज रेल मंत्री का भाषण है। तो उनकी माताजी ने क्वेश्चंस कर दिया कि रेल मंत्री कौन है, तो किसी ने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री हैं। तो उनकी माताजी को लाल बहादुर शास्त्री ने बता रहा था कि मैं रेलवे डिपार्टमेंट में छोटा सा कर्मचारी हूँ। उन्होंने कभी नहीं बता रहा था कि मैं रेल मंत्री हूँ। इसलिए नहीं बता रखा था कि
मेरी माताजी भोली वाली है, गांव के लोग बोलेंगे कि आपका बेटा रेल मंत्री है, मेरे बेटे को रेलवे में नौकरी लगा दो, मेरे फला रिश्तेदार को रेलवे में नौकरी लगा दो, तो इसलिए मैं मेरी माताजी से मना कर नहीं पाऊंगा, इसलिए उन्होंने बताया नहीं था कि मैं रेल मंत्री हूँ। जब उनकी माताजी को किसी दूसरे बंदे से पता चला, बोला अरे मेरा बेटा रेल मंत्री है, तब उस बेटे से भी पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि माँ मैंने इसलिए आपको नहीं बताया था। ये इनका एक रेल मंत्री का बड़ा अच्छा किस्सा है। और इसके बाद में फिर रेल मंत्री के दौरान उनका एक और भी किस्सा बड़ा फेमस है कि वो रेल मंत्री जब बनने के बाद उन्होंने ग्राउंड्स में जाकर देखा कि वही रेल के अंदर अच्छी सी सेवाएं है कि नहीं है। उन्होंने पहले एसी के डिब्बे में सफ़र किया, फिर उसके बाद उन्होंने उतर कर जनरल डिब्बे में सफ़र किया, तो फिर उनको एहसास हुआ कि हाँ जनरल डिब्बे की क्या स्थिति है। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि जनरल डिब्बे की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, ऐसे ही पहले भी थी। फिर उन्होंने बड़ा बेकार सा फील किया। उन्होंने बोला कि अब देखो एसी में इतना किराया लगता है, इसमें इतना किराया लगता है, इसलिए इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन जो जनरल डिब्बे में पंखे वगैरह की जो व्यवस्था कराई थी वो लाल बहादुर शास्त्री ने ही शुरुआत कराई थी। उनके कार्यकाल के दौरान, रेल मंत्रालय के दौरान एक रेल हादसा हो गया था, तो रेल हादसे पे इन्होंने इतना दुख जताया और बोला कि मेरे रेल मंत्री होने का क्या फायदा है अगर रेल दुर्घटना हो रही। भले ही उसमें उनका दोष नहीं था, लेकिन उस रेल मंत्रालय से उन्होंने उस पोस्ट से रिजाइन कर दिया। पंडित नेहरू को उसका रिजाइन सौंप दिया। पंडित नेहरू ने भी ये कहते हुए एक्सेप्ट कर लिया कि आने वाले मंत्रियों के लिए एक सबक का काम होगा। तो ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री थे, ऐसे नेता थे। प्रधानमंत्री तो बाद में बने थे, लेकिन इतने ईमानदार व्यक्ति थे माय डियर फ्रेंड। इसके बाद में फिर वो 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और इसके बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए गुलजारी लाल नंदा को, जो कि 13 दिन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। गुलजारी लाल नंदा ही एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे कि जो एक बार पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, इसके बाद से जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तब भी वो 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड करता है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे, तो गुलजारी लाल नंदा रहे। और कितनी बार रहे? 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। तो ये 27 मई 1964 से लेकर 19 जून 1964 तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। कौन? गुलजारी लाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। इसके बाद में फिर इनकी लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1964 अपने मरणोपरांत तक, मरने तक ये प्रधानमंत्री रहे। और इनका 18 महीने का कार्यकाल बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा। इसमें भारत देश ने सूखे की भी समस्या ग्रहण की और भूख से पीड़ित लोगों की समस्या ग्रहण की और युद्ध की भी समस्या तो इन्होंने सहन किया, लेकिन इन्होंने बड़े संघर्ष और समझदारी से इन सारी परेशानियों का सामना किया। माय डियर फ्रेंड्स, 1962 में भारत चीन से बुरी तरह हार चुका था। उस समय देश नया आज़ाद हुआ था जब चीन से लड़ाई हुई थी। तो देखो 1947 में आज़ादी लड़ाई अपनी व्यवस्था को जमाने में कुछ ही दिन हुए थे, कुछ ही वर्ष हुए थे। इसी 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया। तो चीन से जैसे तैसे उभरे, उसी के 3 साल बाद पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया। उसी दरमियान भूख से भी लोग पीड़ित थे, अन्न की भी कमी थी देश के अंदर, इतना गेहूं वगैरह उत्पादन नहीं होता है। आप लोग दादाजी लोगों से पूछोगे तो वो बताएंगे कि गेहूं की स्थिति उस समय ये थी कि अगर गेहूं के आटे की अगर पूड़ी किसी मेहमान को बुला देते तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। माय डियर फ्रेंड्स, 1965 में पाक ने हवाई आक्रमण किया। हवाई आक्रमण करने के बाद में शाम को हवाई आक्रमण किया। फिर तीनों सेनाओं की तुरंत मीटिंग बुलाई और तीनों सेनाओं की मीटिंग बुलाने के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख ने बोला कि आज्ञा कीजिए, आदेश दीजिए प्रधानमंत्री जी आप। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप देश की रक्षा कीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। ऐसे दरिया दिली बताइए, आप मुझे क्या करना है, आप बताइए, आप देश की रक्षा कीजिए, जो भी हमसे वो है हमें बताइए आपको क्या करना है। ठीक है, फिर युद्ध हुआ और फिर भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया। यहाँ तक कि उनको भारत लाहौर तक पहुँचने ही वाला था। इतने में पाकिस्तान को लगा कि अब हमारा वर्ल्ड से नामो निशान ही मिट जाएगा, विश्व के भूगोल से हमारा नाम मिट सकता है, इतनी बुरी तरह हार सकते हैं। देखो कहाँ से लड़ाई, कश्मीर से लड़ाई शुरू हुई, सीधा लाहौर तक भारतीय सेना पहुँचने वाली थी। लगभग 5800 के सैनिक उनके मारे गए और 2800 सैनिक हमारे मारे गए इस युद्ध में। जब पाक हारने की कगार पे था तो इन्होंने अमेरिका से सहायता ले ली। क्या है, अमेरिका को बोला कि पाक हम पे हावी है
और आप भारत पे दबाव बनाइए। उस समय तक भारत अमेरिका से गेहूं आयात करता था, अमेरिका ही भारत को गेहूं देता था, भारत में पहले इतना गेहूं नहीं होता था। तो अमेरिका ने लाल बहादुर शास्त्री पे दबाव बनाया कि युद्ध को रोक दीजिए, अन्यथा हम आपके गेहूं को बंद कर देंगे, गेहूं देना बंद कर देंगे। प्रधानमंत्री को ये बात बड़ी बुरी लगी और उनको चुभी कि भाई इस तरह कैसे गेहूं को बंद कर सकते हैं, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, तो ऐसा कैसे होगा। तो उन्होंने ऐसा किया कि भाई एक काम करते हैं, गेहूं को बचाना चाहिए और साथ में उत्पादन भी करना चाहिए। तो फिर उन्होंने अपने परिवार पे एक प्रयोग किया कि एक दिन शाम का खाना नहीं बनाते हैं। तो पहले 2 दिन उन्होंने अपने परिवार पे प्रयोग किया, घर पे बोला कि ललिता जी आज शाम का खाना नहीं बनाना, बच्चों के लिए दूध केला दे दीजिए और हम लोग तो रोटी बिल्कुल खाएंगे नहीं, गेहूं का कोई यूज नहीं करेंगे, भोजन नहीं बनेगा आज शाम को। 2-4 दिन उन्होंने प्रयोग किया और उनके परिवार को लगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर उन्होंने अपने खुद के ऊपर प्रयोग करने के बाद उन्होंने फिर रेडियो स्टेशन पर जाकर घोषणा की पूरे देश को कि आज से हफ्ते में इन लोग 1 दिन का उपवास करेंगे, और उन्हीं के कहने पर पूरे भारतवासियों ने हफ्ते में 1 दिन का उपवास शुरू किया। आज भी कई होटल सोमवार को बंद रहते हैं। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, युद्ध के दौरान ही उन्होंने एक बड़ा ही महान नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। इसी नारे के दम पर सेना ने युद्ध को जीता और किसान भाइयों ने अन्न की पूर्ति करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। जय जवान जय किसान। 1965 के भारत पाक युद्ध को भारत पूरी तरह से जीते था। भारतीय सेना ने लाहौर तक कब्जा करने वाला ही थे। फिर पाकिस्तान को लगा कि हम पूरी तरह हार जाएंगे, कहीं विश्व के भूगोल से हमारा नाम ही ना मिट जाए। उन्होंने अमेरिका से भारत पे दबाव पहले बनवा ही लिया था कि अमेरिका ने भी बोला था कि हम गेहूं की सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता ने उसका डट के सामना किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री भी अमेरिका की धमकी से नहीं डरे। फिर सोवियत संघ रूस बीच में आया। सोवियत संघ ने बोला दोनों देशों से कि आप लोग बातचीत करके मामले को हल कीजिए और युद्ध को विराम कीजिए। फिर क्या है कि पाकिस्तान के जो प्रमुख है अयूब खान भी भारत नहीं आ सकते, तो भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान नहीं जाते। तो फिर सोवियत संघ ने बोला कि आप हमारे यहाँ आइए। फिर उन्होंने दोनों देशों के मुखिया, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान जो उस समय के राष्ट्रपति थे और भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए। ताशकंद उस समय सोवियत संघ की राजधानी थी, आज वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ताशकंद का समझौता बड़ा ही फेमस है। 3 जनवरी 1966 को दोनों देश के मुखिया, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद पहुंचे। ताशकंद पहुंचने के बाद दोनों देशों के मुखिया और सोवियत संघ के मुखिया और बड़े नेताओं के साथ में मीटिंग चली। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री लगातार यही बोल रहे थे कि मैं जीती हुई जमीन नहीं लौटाऊंगा, ऐसी में भारतीय जनता को बाधा करके आ, लेकिन बार बार उन पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा रहा था। फिर बाद में उन्होंने उस एग्रीमेंट पे साइन भी कर दिया, उनको जीती हुई जमीन लौटा भी दी। तो इससे उनका मन बड़ा ही दुखी था और विचलित था। फिर उन्होंने 10 जनवरी को ये फैसला हुआ, इस एग्रीमेंट पर समझौता होगा 10 जनवरी 1966 को। फिर उन्होंने शाम को समय अपनी पत्नी के पास कॉल किया और उनकी बेटी ने उस फोन को उठाया, बोला तो उनकी बेटी ने बोला, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि अम्मा को फोन दीजिए। तो उनकी बेटी ने बोला कि अम्मा आपसे बात नहीं करेगी, मैंने रेडियो के माध्यम से सुना है कि आपने समझौता कर लिया, जीती हुई जमीन भी वो ये गलत किया। उनका मन भी भारी था, वो भी इस चीज से खुश नहीं थे। फिर जब उनको ये लगा कि अरे जब मेरी पत्नी सुख दुख में साथ देने वाली मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो भारतीय जनता को मैं क्या मुख दिखाऊंगा। फिर उन्होंने सेक्रेटरी को बोला कि भाई भारतीय जनता क्या बोल रहे इस पर क्या राय है। तो भारत के जो कुछ बड़े नेता थे उन्होंने बोला कि ये गलत फैसला है, एक तरह से ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन पर बार बार वहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाए जा रहे थे, इसलिए वो समझौता हो चुका था। इसी प्रेशर के साथ वो 10 जनवरी 1966 को अपने शयन कक्ष में सोने जा रहे थे और वो विचलित थे और चिंतित भी थे, परेशान थे। लेकिन उन्हीं के फैसले के कुछ घंटे बाद ही उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। तो वो संदिग्ध अवस्था, उनकी जो मौत है अभी भी मिस्ट्री है। लोग बोलते हैं कि उनके खाने में जहर दिया गया, या इसमें अमेरिका का हाथ था, या कुछ नेताओं का हाथ था, कुछ भी हो सकता था, ऐसा बार बार बोलते हैं। उनके परिवार वाला भी उनकी मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वो अभी भी मिस्ट्री है। वो मिस्ट्री इसलिए है कि माय डियर फ्रेंड्स, उनकी मौत होने के बाद, क्योंकि समझौते के कुछ घंटे बाद ही मौत हुई थी, और फिर जब उनको भारत लाया गया तो उनका शरीर यहाँ पर नीला पड़ गया था, और नीला शरीर ज़्यादातर जहर के मरने के कारण ही होता है। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री के परिवार के लोगों ने बताया भी
कि भाई इनकी जो मौत हुई है वो जहर देने के कारण हुई, लेकिन उनके यहाँ तक कि पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में उस मौत को संदिग्ध मौत ही कहा जा सकता है डियर फ्रेंड्स। तो ऐसी अवस्था में उनका मौत हो गई। 11 जनवरी 1966 की उनकी मृत्यु हो गई और वो हमेशा के लिए इस देश से, इस संसार से चले गए। तो ऐसे महान विचारधारा के थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री इतने महान थे कि जो अयूब खान थे तो ये उनका मजाक उड़ाया करते थे, हमेशा इस तरह मजाक उड़ाया करते थे कि क्योंकि जो लाल बहादुर शास्त्री थे तो छोटे कद के थे, 5 फुट 2 इंच के, और जो अयूब खान थे तो 6 फुट 2 इंच के थे, यानी सीधा 1 फुट बड़ा था। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री जब विदेश जा रहे थे तो यहाँ पर भारत के एक पत्रकार ने बोला कि भाई अयूब खान तो बहुत बड़े हैं, आप उनसे कैसे फेस करेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने ये बोला था कि मैं उनसे गर्दन ऊंची करके बात करूंगा, यानी नजरें उठाकर बात करूंगा, और अयूब खान मुझसे जब बात करेगा तो नजरें झुका के बात करेगा। ऐसा उन्होंने युक्ति बताकर पत्रकार को भी खुश कर दिया था माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जो अयूब खान जो पहले उनका मजाक उड़ाता था, बाद में जो लाल बहादुर शास्त्री जब उनकी मौत हो गई 11 जनवरी 1966 को, जब वहाँ से सोवियत संघ से जब विमान के माध्यम से उनका पार्थिव शरीर भारत लाया जा रहा था, तो उस समय जो उनके जो ताबूत था उसमें सोवियत संघ के प्रमुख और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने उनको कंधा दिया, इतना सम्मान दिया। और फिर जब भारत में ला लिया गया और फिर यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम वगैरह कुछ हुआ नहीं, तो ये भी एक मिस्ट्री है। फिर उनके परिवार वालों ने बोला कि इनका शरीर नीला पड़ रहा है, तो ये नीला क्यों पड़ रहा है, फिर जल्दी से उन पर हल्दी का लेपन कर दिया। एक तरह से कहीं ना कहीं वो एक संदिग्ध लगता है, लेकिन वो ठीक है, वो मिस्ट्री की बात है। लेकिन उनके सम्मान में दूर अनेक देशों के नेता हैं, उसमें सबसे पहले आने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ही आए थे, तो इतना इनको सम्मान मिला गया। और अयूब खान ने फिर ये भी बोला था कि ये जो लेटा हुआ जो शरीर है, यही एक ऐसे थे जो पाकिस्तान और भारत को एक कर सकते थे और भाईचारे की भावना डेवलप कर सकते थे। तो ऐसी महान विचारधारा के व्यक्तित्व के धनी थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ये उनकी पूरी स्टोरी हो गई। उनका अनेक किस्से आप अनेक किताबों में पढ़ सकते हैं। उनकी महानता का किस्सा एक और मैं आपको सुना देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री के 4 बेटे थे, तो 4 बेटे में अनिल शास्त्री ने एक दिन बोला अपने पिताजी से, अपने बच्चों ने बोला कि अब तो आप प्रधानमंत्री हो, मेरे दोस्त लोग भी मेरी मजाक उड़ाते हैं कि भाई अपने पास कार नहीं है, कार ले लेना चाहिए हमको। तो उन्होंने ठीक है कार ले लेते हैं, तो लेकिन बोला पैसा है नहीं। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने सेक्रेटरी को बुला कर पूछा कि भाई मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, तो बोला कि 7,000। तो उस समय की जो वर्तमान कार आ रही थी तो वो 12,000 की आ रही थी, तो ऐसा करते 5,000 का लोन ले लेते हैं। 5,000 का उन्होंने लोन लिया। देखो भारत के प्रधानमंत्री ने लोन लिया किससे? पंजाब नेशनल बैंक से। पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया और फिर कार ली। तो कार लेने के बाद फिर उसको यूज़ किया। इसके बाद में वो जब उनका निधन हो गया 1966 में, तब भी उनका लोन चल रहा था। फिर उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी ने बोला कि आपकी लोन माफ़ हो जाएगी, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उनकी जो पत्नी है ललिता ने बोला कि मेरे जो पति है वो बड़े ही महान विचारधारा के थे, उनकी आत्मा इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मैं अपना लोन चुकाऊंगी। फिर उन्होंने अपनी पेंशन से उस लोन को चुकाया। तो ऐसे ईमानदार फैमिली से बिलोंग करते थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा ये बोलते हैं कि देश की जनता अगर गरीबी में जी रही है तो मैं भी उसी तरह जीऊँगा। अगर देश की जनता गरीब है, दुखी है, तो मुझे ऐशो आराम करने का कोई हक नहीं है। एक बार यहाँ तक कि उन्होंने तो कोई बेईमानी की ही नहीं, यहाँ तक कि उनकी फैमिली को भी बेईमानी नहीं करनी थी, अपने जो वैल्यू थी उसको कभी कम नहीं होने दिया। एक बार उनका बेटा जो प्रधानमंत्री की गाड़ी होती है वो घर पे रखी हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये गाड़ी मेरे दोस्तों के साथ मैं घूम आता हूँ, पार्टी कर आता हूँ, तो उस गाड़ी से पार्टी करने चले गए। और फिर जब उनको पता चला लाल बहादुर शास्त्री को भी कि मेरा बेटा इस गाड़ी से घूमने फिरने गया, तो फिर उन्होंने ड्राइवर से पूछा उस गाड़ी के, बोला कितनी ये गाड़ी चली है? उन्होंने बोला कि 14 किलोमीटर। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि बेटे को आगे से बोल देना कि ये काम नहीं करना। अपने बेटे को भी समझाया कि इस गाड़ी सिर्फ प्रधानमंत्री की है, लाल बहादुर शास्त्री की नहीं, तुम्हारे पिताजी की नहीं है, ये गाड़ी सिर्फ प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री के कार्य में इसको यूज किया जाएगा। फिर उन्होंने 14 किलोमीटर का जो भी उस समय का डीजल का रेट होगा वो सरकारी कार्यालय में जमा कराया। ऐसे महान विचारधारा के थे, ऐसे उनके बहुत अनेक ईमानदारी के परिचय वाले किस्से थे। तो आज 2 अक्टूबर को उनको जयंती है, उनको कोटि कोटि प्रणाम और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई।
और उन्होंने एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, 1965 के युद्ध के दौरान जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, जिनकी इस विचारधारा ने पूरे देश को काफ़ी मोटिवेशनल बना था। तो एक बार सभी को बोलेंगे, जय जवान जय किसान जय हिंद।